ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटेन गवर्नमेंट लूटेड $45 ट्रिलियन फ्रॉम इंडिया। ये एक मशहूर इकोनॉमिस्ट पटनायक जी ने बोला था एक आर्टिकल में। तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुले वे में, खुली लूट की प्रोफेशनल वे के अंदर, तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सन 1600 दिसंबर 31 1600, ये वो डेट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक अ पब्लिक होल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं और पैसा डालते हैं और ओनरशिप लेते हैं, ओनरशिप का कुछ हिस्सा लेते हैं एंड प्रॉफिट में कुछ हिस्सा लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे रेज करना है, तो उसका एक तरीका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ ने वो इस साल 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर एग्रीमेंट साइन करके दिया, जिसके अंदर उनके पास पावर थी कि वो अपने पॉलिसी बना सकते थे, अपनी आर्मी का क्रिएट कर सकती थी, अपनी करेंसी छाप सकती थी और अपने लॉ बना सकती थी। तो ये पॉलिसी की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी हेल्प हुआ अपने अपने ट्रेड, अपनी कॉलोनी एक्सपांड करने के अंदर। इसके बाद 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 के अंदर सूरत में आई एंड देन सूरत में आके उन्होंने मुग़लों के साथ समझौता बनाने का ट्राई किया। दे ट्राइड टू कन्विंस मुगल्स कि वो इंडिया के अंदर ओनली ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए हैं, तो उनको अलाउ किया जाए। तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वो करने चाहते थे, बट ट्रेडिंग होती थी थोड़ी बहुत। बट इन द ईयर ऑफ 1608 जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, वो मुग़ल कोर्ट में जाते हैं जहांगीर के साथ, उनका मीटिंग होता है। उसमें जहांगीर उनको परमिशन देता है कि तुम सूरत के आसपास यू कैन डू स्मॉल ट्रेडिंग अराउंड द सूरत। तो यहाँ से उनका फॉर्मल ट्रेडिंग चालू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत के अंदर। एंड आफ्टर डैट 1615 के आसपास ट्रीटी ऑफ डिफेंस साइन होता है मुगल्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। इस ट्रीटी ऑफ डिफेंस को साइन कराने के लिए सर थॉमस रॉय ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। इस ट्रीटी में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया जाता है कि दे कैन एस्टेब्लिश मैनी फैक्ट्री एज पॉसिबल एज दे कैन एंड कंडक्ट ट्रेड एट वेरियस पोर्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे उनको इंडिया के हर पोर्ट के अंदर उनको ट्रेडिंग करने का राइट दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फ़ायदा भी भरपूर उठाती है। वो चीप प्रोडक्ट में चीप प्राइस पे बाय करती है प्रोडक्ट को एंड सेल करती है उसको महंगे में। एंड अपनी फैक्ट्री भी वो साथ में एस्टेब्लिश करे जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जहाँ वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे थे वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा था बेसिकली। तो ये सिलसिला चलता रहता है एंड देन ईयर 1639 से लगा के 1653 के अराउंड उन्होंने बहुत ट्राई किया विजयनगर किंगडम के जो लोकल किंग थे उस समय उनको कन्वेंस करने का। एंड फाइनली 1661 में 1650s या लेट 60s के अराउंड वहाँ के जो लोकल किंग्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को विलेज दे दिए, 1-2 विलेज दे दिए। और उस विलेज में उनको बोला कि तुम ये विलेज ले लो, यहाँ पे तुम अपना फोर्ट बनाओ, अपना पैलेस बनाओ, कुछ भी बनाओ। उसकी भी परमिशन उन्होंने दे दी। देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट बनाया वहाँ पे जिसको हम सेंट जॉर्जिया फोर्ट भी कहते हैं। वही फोर्ट के साथ कुछ गाँव मिले आगे जाके और उसको हम मद्रास के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ तो चल रहा था। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चार्ल्स सेकंड थे उनकी शादी भी हो जाती है पोर्टुगीज़ की रानी राजकुमारी के साथ। तो दहेज में उनको मुंबई मिल जाता है जिसको हम आज के टाइम में बॉम्बे कहते हैं और अभी हम उसको मुंबई कहते हैं। तो ये सब काम उन्होंने, अगर तुम देखोगे तो उन्होंने मुंबई ले लिया, सूरत ले लिया, कलकत्ता नहीं लिया, मुंबई, सूरत एंड चेन्नई, तीनों जो सी पोर्ट थे, ट्रेडिंग हब हैं इंडिया के मेन, वहाँ पे वो अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। देन उनकी नज़र जाती है बंगाल पे, जो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा काफ़ी फर्टाइल लैंड है और ट्रेड के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल जगह है। तो वो वहाँ पे थोड़ी अपनी ट्रेडिंग चालू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। देन उनके एक डायरेक्टर थे जे चाइल्ड नाम के,
अभी क्या होता था, ये मुगल्स को टैक्स पे करते थे, जो भी ट्रेडिंग का कुछ प्रॉफिट वो कमाते थे। एंड देन जे चाइल्ड ने टैक्स पे करने से मना बोल दिया, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं मुगल को हरा देता हूँ, मुगल के ऊपर अटैक कर लेता हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने ऐसा किया भी। बट नतीजा क्या रहा, उन्होंने इंग्लैंड से आर्मी मंगाई थी, वो भी हार गई। उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से हार गई थी उस बैटल में। एंड देन जो भी वर्कर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको कैदी बना दिया जाता है। और जे चाइल्ड ने फिर इसके लिए औरंगजेब से काफ़ी सालों तक माफ़ी मांगी, एंड देन औरंगजेब ने उसको माफ़ भी कर दिया। ये वही समय था जब औरंगजेब फिजिकली काफ़ी वीक होता जा रहा था, एंड लास्ट में जाते जाते उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर कुछ 10 साल में मुग़ल औरंगजेब की डेथ के बाद इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि 10 साल में वो काफ़ी नीचे लेवल पे आ जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं मुगल्स। एंड देन 1717 के अराउंड फारूक, जो मुग़ल एम्परर के किंग थे, उनको अप्रोच करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, बैक टू बैक गिफ्ट्स तो भेजती है बंगाल ट्रेड के लिए। बंगाल चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो फाइनली फारूक उनको अलाउ भी करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि यू कैन डू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल, खाली एक एनुअल टैक्स तुम्हें पे करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम फ्रीली ट्रेड करो बंगाल में विदाउट एनी चेकिंग। ये चीज़ जो बंगाल के सूबाज थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और वो इसी चीज़ को लेकर मतभेद होती है उनकी मुग़ल के साथ, और वो डिटैच हो जाते हैं मुग़ल से। अभी सूबाज के लिए ओनली अर्निंग सोर्स बंगाल ही था। फिर EIC क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी किलेज बनाना, फोर्स बनाने चालू करती है बंगाल के अंदर ट्रेड के नाम पे। जो बागी थे, मतलब जो बागी बोले थे, जो धोखा करते थे नवाबों के साथ, उनको अपनी टीम में ला लेते थे। और ये सब चीज़ें बंगाल के नवाब भी देख रहे थे एक तरीके से। एंड देन बंगाल के नवाब ने कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। देन ये चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी खटकी, एंड सन 1757 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की बैटल होती है बंगाल के नवाब के साथ, और वो बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और उस बैटल को जीतते ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जहाँ भी जीतती थी वहाँ पे फ़ाइन लगा देती थी। मतलब जैसे बंगाल से जीती तो बंगाल के ऊपर उन्होंने फ़ाइन लगा दिया, हैवी फ़ाइन। और उसका रीज़न ये दे देती है कि तुम्हारी वजह से हमने युद्ध किया है, तो अभी तुम्हें ही नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली समझ गई थी कि अब कैसे क्या करना है, कि हम पॉलिटिकल वे से अब खेलेंगे, इनके साथ आपसी फूट पड़ाएंगे, हम ऐसे करेंगे। अगर ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो हम इसको आपस में ही लड़वाएंगे। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक समझ चुका था। एंड देन बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल्स से बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया। उसके बाद निजाम्स को भी हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में। देन ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेसिव वे में अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही थी, ताकि वो इंडिया को लूट के सारा पैसा इंग्लैंड ब्रिटेन में भेज दें। देन मैसूर सिटी के ऊपर नज़र पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो पहले अटैक में तो मैसूर सिटी के जो किंग थे वो जीत जाते हैं, बट फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है मैसूर पे, एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और इस तरह से वो मैसूर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद दिल्ली में, जहाँ मुग़ल बहुत कमज़ोर हो चुके थे, दिल्ली को अपने बस में कब्जे में लेती है। एंड देन मराठा, सिख, जितने भी छोटे छोटे एम्पायर थे सबको अपने बस में कब्जे में लेना चालू करती है। उसके बाद 1847 आता है। ये साल में ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिसी लाती है जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या है, अगर कोई राज्य का वारिसदार नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो उस स्टेट के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी इन द एब्सेंट ऑफ एनी सक्सेसर। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी, अवध, उदयपुर, छोटे छोटे जितने भी राज्य थे सबके के ऊपर कब्जा अपना कर लेती हैं। देन 1857-8 के अंदर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू था कि हाउ दे आर डूइंग। ब्रिटेन गवर्नमेंट का कहना है, उनका ऑफिशियल का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अनएथिकल वे के अंदर काम कर रही है, अनएथिकल वे से वो प्रॉफिट कमा रही है, तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर देना चाहिए। तो फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट
इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाता है 1858 के अंदर जो पास होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर लिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी अधिकार थे, जितने भी पावर्स थी, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को पास ऑन कर ली जाती है। फिर उसके बाद ब्रिटेन का कॉलोनी एस्टेब्लिश हो जाता है, ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया के अंदर। तो आई होप यू लाइक माई कंटेंट। सो माई नेम इज कविता जोरी एंड प्लीज डू लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर